वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पेयर ऑफ लाइंस को और डीपली स्टडी करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया पेयर ऑफ लाइंस पे वो इस रिस्ट्रिक्शन के अंडर था कि वो पेयर ऑफ लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं दोनों की दोनों, पर अब हम ये रिस्ट्रिक्शन हटा लेंगे। और ये क्लासिफिकेशन थ्योरम जो हम कई बार रिकॉल कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी है जिसमें सारे के सारे कोएफिशिएंट्स वैनिश नहीं हो रहे हैं, तो उस लोकस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटिटी। दिस क्वांटिटी से मेरा मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये अगर नेगेटिव है तो ये लोकस केवल ऑरिजिन है, अगर ये जीरो है तो ये लोकस एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन है जिसको हम बोलेंगे वो 2 बार रिपीट हो रही है, और अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये है पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। उल्टी दिशा में अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस या पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन दी हुई है तो हम उस यूनियन को, वो जो दो लाइंस हैं उनके यूनियन को ऐसी एक इक्वेशन से कैप्चर कर सकते हैं। तो दिस इज कंप्लीट वे ऑफ स्टडीइंग पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। पर इस चीज़ को आज हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और अगले लेक्चर में ये थ्रेड कंप्लीट करेंगे। तो एक मोटिवेटिंग एग्जाम्पल से बात समझेंगे। हमारे पास ये दो लाइंस हैं L1 और L2 जिनके डिफाइनिंग इक्वेशंस लिखे हुए हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है कि उस चीज़ की इक्वेशन लिखें जो इनके यूनियन को कैप्चर करती हो। पहले हम देख चुके हैं अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों ही इक्वेशंस अपना अपना लोकस एक तय कर रही हैं, तो यूनियन को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं? उन डिफाइनिंग एक्सप्रेशंस को प्रोडक्ट करके इक्वल टू 0 कर दें। बहुत सरल बात है, मैं उसकी रीजनिंग को दोहरा भी दूंगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इसको अगर मैं 0 कर दूं तो हर पॉइंट जो L1 पर है, अगर L1 पर कोई भी पॉइंट ले लूँ मैं अल्फा कॉमा बीटा, तो वो इस लोकस में भी आएगा। ये जो भी लोकस है उसमें अल्फा कॉमा बीटा भी आएगा, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इसको 0 बना रहा है, इस वजह से इसको 0 बना रहा है, एंड हेंस इस पूरी चीज़ को 0 बना रहा है। सिमिलरली L2 का हर पॉइंट इस लोकस में कंटेंड है, तो L1 यूनियन L2 इसमें कंटेंड है, और उल्टा भी ट्रू है। अगर कोई पॉइंट इस लोकस पर है तो या तो वो इसको 0 बनाएगा या इसको 0 बनाएगा, देयरफॉर या तो वो L1 में होगा या L2 में होगा। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन दैट कैप्चर्स द लोकस L1 यूनियन L2। पर इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। सो दिस व्हेन एक्सपैंडेड आउट गिव्स अस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 2 ही है, एक्स वाई का क्या कोएफिशिएंट होगा? -2 + 1, -2 + 1। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, एक्स का कोएफिशिएंट -2 - 5, वाई का कोएफिशिएंट -1 + 5, और कांस्टेंट टर्म इज +5। सो दिस लोकस व्हाटएवर दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है दैट इज एग्जैक्टली, और अगर इसका लोकस लें, मतलब इक्वेशन तो अलजेब्राइक चीज़ है, जब हम इसको एक लोकस की तरीके से सोचते हैं तो इसका 0 सेट मैटर करता है, राइट? मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इसको 0 बनाते हों वो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो L1 यूनियन L2 पर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है L1 यूनियन L2, अगर L1 और L2 को प्लॉट करें कुछ अजीब सा आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। तो ये जो यूनियन है वो इस फॉर्म की इक्वेशन से कैप्चर हो रहा है, या फिर इस फॉर्म के एक्सप्रेशन से कैप्चर हो रहा है। और ये किस फॉर्म का एक्सप्रेशन है? अगर इसका फॉर्म सेपरेटली लिखें तो ये हो गया ax² + 2hxy + by² + 2fx + 2gy + c। इस फॉर्म की इक्वेशन आ रही है। यहाँ पे a है 2, h है -½ b है -1 एट्सेट्रा। ये जो 2 यहाँ पे लिखा है ये सहूलियत के लिए, ये अच्छा है ऐसा लिखना, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, पर फिर जो एक्सप्रेशंस हमारे आएंगे, जो फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे उसमें अजीब से नंबर्स दिखाई पड़ेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट कन्वेंशन। ओके, सो इस फॉर्म की इक्वेशन है जो कि एक पेयर ऑफ लाइंस को कैप्चर करती है। और फिर वही नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हर इस तरह की चीज़ एक पेयर ऑफ लाइंस होती है, या वो और भी कुछ हो सकती है? तो हम एक क्लासिफिकेशन थ्योरम जानना चाहते हैं
जैसे कि हमने होमोजीनियस इक्वेशन में देखा, हमने क्या किया था, हमने दो लाइंस ली थी जो ओरिजिन से पास होती हैं, फिर हमने उनके यूनियन को जब एक्सप्रेस किया तो वो इस फॉर्म का इक्वेशन आया था, एक होमोजीनियस इक्वेशन आया था। फिर हमने पूछा कि क्या इस तरह इस फॉर्म की हर चीज़ एक पेयर ऑफ लाइंस होती है, हमने देखा कि नहीं, पर वो एक ही केस ऐसा है जब ऐसा नहीं होता, जब एच स्क्वायर लेस देन ए बी, तब वो पेयर ऑफ लाइंस नहीं होती, अदरवाइज वो एक पेयर ऑफ लाइंस होती है, पॉसिबली रिपीटेड लाइन। वैसा ही प्रश्न हम अब यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। तो ये फुल क्लासिफिकेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, आज के लेक्चर में केवल हम एक उसका सॉर्ट ऑफ बेबी केस देखेंगे। तो प्रश्न जो नेचुरल क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास 6 संख्याएं दी हैं ए एच बी एफ जी सी रियल नंबर्स, जिसमें कि ये तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं है। हम देखेंगे इन तीनों को साथ में ज़ीरो ना रखने का क्या मतलब है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है या ये जो लोकस है, क्या ये हमेशा एक पेयर ऑफ लाइंस है? यही हमारा क्वेश्चन जो पिछले ही स्लाइड से मोटिवेट हुआ। अगर कोई पेयर ऑफ लाइंस है तो वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, इतना तो हम समझ गए होंगे। दोनों लाइंस की डिफाइनिंग इक्वेशंस को प्रोडक्ट कर देंगे, वो इसी फॉर्म का बनेगा। ये तो हम पिछले एग्जाम्पल से समझ गए। उल्टा प्रश्न है कि क्या इस फॉर्म का कोई भी लोकस एक पेयर ऑफ लाइंस ही होगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आंसर इज नो, सिंपली बिकॉज अगर हम ए को 1 ले लें, एच को 0, बी को 1, एफ और जी को 0 और सी को -1 ले लें, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी, तो ये लोकस बना, विच इज सेम एज आस्किंग वो सारे पॉइंट्स एक्स एंड वाई जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हों। पर ये कौन से पॉइंट्स हैं जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं? वो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो ऑरिजिन से 1 डिस्टेंस पर हैं। बोथ साइड अगर रूट ले लें तो हमें दिख जाएगा कि एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं जो ओरिजिन से जिनकी दूरी 1 है। यानी एक सर्कल, दिस इज अ सर्कल हुज सेंटर इज ऑरिजिन, हुज रेडियस इज 1। तो नहीं, नॉट एवरी चॉइस ऑफ these 6 quantities will give us a pair of lines if we consider this locus. Also हमने क्यों ये बोला कि ए एच बी तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं है? अगर ये तीनों के तीनों हम ज़ीरो ले लेते तो ये तो पार्ट गायब ही हो जाता, तो वो एक लीनियर इक्वेशन ही बन जाती, फिर तो उसे पेयर ऑफ लाइंस बोलने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए इनमें से कम एक को नॉन ज़ीरो रख रहे हैं। सवाल तभी मीनिंगफुल है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आई। तो अब प्रश्न उठता है, क्या कंडीशन हम रख सकते हैं इन 6 संख्याओं पर जिससे ये निश्चित हो जाए कि ये चीज़ एक पेयर ऑफ लाइंस है, और इसका उल्टा भी कि वो कंडीशन एकदम वो कंडीशन फुली कैप्चर करती हैं इस चीज़ को। व्हाट आर एग्जैक्टली द कंडीशंस जो हमें चाहिए सो दैट ये एक पेयर ऑफ लाइंस बन जाए, ये प्रश्न है। पर इसका उत्तर हम अगले लेक्चर में देंगे। आज के लेक्चर में हम उसका एक बहुत ही साधारण सा केस ही हल करेंगे जो कि अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो मेन थ्योरम है वो ये है कि वही हमारे पास ये 6 संख्याएं हैं ए एच बी एफ जी सी, जिसमें से कि ए एच बी तीनों की तीनों ज़ीरो नहीं है। तो ये जो लोकस है ये एक पेयर ऑफ पॉसिबली रिपीटेड लाइंस है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इफ एंड ओनली इफ एफ जी सी तीनों के तीनों ज़ीरो हो गए और एच स्क्वायर इज एटलीस्ट ए बी। ध्यान से इसको पढ़ लें। ऐसा लग सकता है कि ये तो हम पहले कर ही चुके हैं, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन को तो हम क्लासिफाई कर ही चुके हैं। अगर हमारे पास कोई पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है तो हम उसको ऐसे कैप्चर कर सकते हैं फॉर सूटेबल चॉइस ऑफ ए एच एंड बी। ये तो हम देख चुके हैं, राइट? तो फिर क्यों हम ये थ्योरम अलग से प्रूव कर रहे हैं? ये तो अपने आप ही हो गया। नहीं, अपने आप नहीं हो गया, क्योंकि वो प्रूफ या वो जो पूरा डिस्कशन है वो देखें, उसमें इसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। हमने सारी चर्चा ही होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए करी थी, राइट? तो उस केस में हमने जस्टिफाई कर दिया था कि अगर कोई होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो उसका जो लोकस है, उसका जो ज़ीरो सेट है, वो कब क्या है? वो या तो पॉइंट है या सिंगल लाइन है या पेयर ऑफ लाइन्स है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। वो हमने क्लासीफाई किया था। हमने कभी इसकी बात नहीं करी कि ये जो चीज़ है ये एग्जैक्टली कब एक पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होता है, ये बात हमने नहीं करी थी। पर हम इसका उत्तर ही दे रहे हैं कि सबसे सरलतम जो उत्तर हो सकता था वही है कि ये पार्ट गायब ही हो जाए, यानी कि ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन तब और केवल तब है जब ये होमोजीनियस ही है वास्तव में। ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है जिसमें ये गायब हो जाए तभी ये पेयर ऑफ लाइंस है। अगर ये गायब हो जाए तब तो ठीक है, तब तो हम देख चुके हैं। अगर एफ जी सी तीनों ज़ीरो हैं और एच स्क्वायर इज एटलीस्ट ए बी,
तब तो हम जानते हैं कि एक पेयर ऑफ पॉसिबली रिपीटेड लाइंस हैं पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, राइट। ये तो हमारा यूजुअल क्लासिफिकेशन थ्योरम है होमोजीनियस इक्वेशंस को लेकर के। उल्टी दिशा इज व्हाट वी वांट टू डू, कि अगर हमें बता दिया गया कि ये एक पेयर ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो हमें ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है। एक बार ये कर दिया तो ये अपने आप हो जाएगा बाय द क्लासिफिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो अब मैं सारी चीज़ें लिखने जा रहा हूँ। सो इफ f, g and c are 0 and h square is at least a b, then clear by our usual classification theorem. ठीक है। तो जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि हम अस्यूम करेंगे, सो फॉर द अदर डायरेक्शन अस्यूम दैट ये जो कर्व है, इसको सी बोल देता हूँ, ये जो कर्व है ये एक पेयर ऑफ लाइन्स है, पॉसिबली रिपीटेड लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। और हमें करना क्या है, वांट टू शो दैट, या गोल, ये गोल है। एक बार ये हो गया तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हम यूजुअल क्लासिफिकेशन थ्योरम फिर इन्वोक कर लेंगे, क्योंकि फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो बस इतना ही हमें करना है, और हम इसके दो केसेस बनाएंगे। केस 1 कि C इज अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस, अगेन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, वो तो मान ही रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग, मैं एटलीस्ट आर्ग्यू करूँगा, सो वी विल आर्ग्यू under the assumption that none of the lines is vertical and none of the lines is the y-axis, मतलब किसी का भी स्लोप इन्फिनिट नहीं है। ये हमने मान लिया, ये केस लिया कि C इज़ अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पर उसमें से फर्दर हम ये मान के आर्ग्यू करेंगे कि उनमें से कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है, या उनमें से कोई भी लाइन वाई एक्सिस नहीं है। वो केस जब उनमें से कोई एक लाइन वाई एक्सिस है, वो आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। सो लेट y equals m1x and y equals m2x be the two lines जहाँ पे हमें पता है कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, क्योंकि हमने माना है कि वो दो अलग अलग लाइंस हैं। सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर y की जगह पे मैं mx रख दूं, या y की जगह पे m1x रख दूं एक बार, तो वो आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सिमिलरली y इक्वल्स m2x के लिए भी वो आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। ये जो एक्सप्रेशन है ये आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगा, कहने का मतलब, राइट। सो देन this thing is identically zero for m equals m1 and m2। ये बात समझ लीजिए, बस आगे का काम आसान है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो C है वो इन दोनों लाइंस का यूनियन है। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लिया जाए वो C पर है, या इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लिया जाए वो C पर है। इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लीजिए आर्बिट्ररली, x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी, अल्फ़ा, अपने आप y की वैल्यू फिर होगी m1 अल्फ़ा, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा और m1 अल्फ़ा अगर x और y की जगह पे रख दें तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। जहाँ पे अल्फ़ा हम कुछ भी रख सकते हैं, तो उस अल्फ़ा को ना यूज़ करते हुए x को ही यूज़ कर लीजिए जस्ट सहूलियत के लिए। किसी भी अल्फ़ा के लिए ये एक्सप्रेशन ज़ीरो था, x की जगह पे अगर कोई भी अल्फ़ा लिख देंगे तो ये ज़ीरो है, तो बस इसलिए हम अल्फ़ा ना यूज़ करके x ही यूज़ कर ले रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आइडेंटिकली ज़ीरो है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x वेन एवर m इज़ ईदर m1 और m2, राइट, क्योंकि ये केवल m1 और m2 के लिए ये बात बोली जा सकती है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, सो दैट इज़ दस, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा
ए प्लस बी एम स्क्वायर, आई थिंक, या नहीं, ए प्लस बी एम स्क्वायर प्लस, या ऐसे लिखते हैं, ए प्लस 2HM प्लस बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस twice of f plus gm plus c, this is equal to 0, identically, yeah, is identically 0 अगर m m1 या m2 में से कोई भी एक है। ठीक है, अगर ये आइडेंटिकली 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो x इक्वल्स टू 0 के लिए भी ये 0 है। सो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 0, या ऐसे समझें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक बार m की वैल्यू फिक्स कर ली, m1 या m2 में से कोई भी, तो ये कोई एक नंबर है, ये कोई एक नंबर है, और ये कोई एक नंबर है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है प्रोवाइडेड दिस इज नॉन जीरो है। मतलब ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 जो आइडेंटिकली वैनिश हो रहा है, हर वैल्यू ऑफ x के लिए वैनिश हो रहा है। तो ये तीनों कोएफिशिएंट्स फिर 0 होने पड़ेंगे। तो ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कॉमन सेंस व्हाटएवर। सो दस ये 0 है, एंड ये जो दूसरा कोएफिशिएंट जिसमें मैं 2 को गायब कर दूंगा, ये 0 है, एंड ये 0 है फॉर m इक्वल्स m1 एंड m2। ओके, तो c तो 0 आ गया। अब इसको अगर देखें तो f और g, वेल m की यहाँ पे हम 2 अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं, राइट। तो फोर्स हो गया कि f और g को दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि m की यहाँ पे हम 2 अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा कि gm1 इज माइनस एफ एंड gm2 इज माइनस एफ, राइट। अगर g 0 ना होता तो m1 और m2 बराबर हो जाते, पर m1 और m2 तो बराबर है नहीं, तो g 0 है। पर अगर g 0 है तो f भी 0 है। तो यहाँ से मिला कि क्योंकि m1 और m2 अलग अलग हैं, हमें मिला कि f इक्वल्स टू g इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0, और इतना ही करना था, राइट। इसके बाद तो हम पुराना क्लासिफिकेशन थ्योरम भी इन्वोक कर सकते हैं। सो केस 1 इज रिजॉल्व्ड मॉड्यूलो दिस स्मॉल अजम्पशन, राइट, और इसको ओवरकम करना आप एक्सरसाइज है। तो केस 2, C is a single line passing through the origin. इसको फर्दर हम 3 केसेस में बांटेंगे। तो पहला सब केस कि दिस इज द y एक्सिस, ये जो लाइन है इज द y एक्सिस, दैट इज x इक्वल्स 0। इसका मतलब हो गया कि जो C की डिफाइनिंग इक्वेशन है उसमें अगर हम लेफ्ट साइड पर x को 0 डालें तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर, so then yeah, in this case we have by square plus 2gy plus c is 0 for all y। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ। हमारे पास जो डिफाइनिंग इक्वेशन थी c की वो ये थी, हम कह रहे हैं ये लोकस एक्चुअली y एक्सिस ही है, तो y एक्सिस का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जब x को 0 डालेंगे तो हर ही y की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, पर x को 0 डालने पर ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और ये गायब हो जाएगा। केवल इतनी चीज़ बची रह जाएगी, ये हर y के लिए 0 है, एंड देयरफॉर b और g और c ये तीनों ही 0 हैं। पर हमें f को भी 0 दिखाना है टू फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड। सो दस द लोकस इज, क्योंकि ये 3 चीज़ें 0 हैं, दस द कर्व c is given by this equation ax square plus bg और c0, तो ये इतना ही है। दैट इज x को अगर कॉमन निकाल लें, पर हम ये अस्यूम ही कर चुके हैं कि दिस इज एग्जैक्टली द y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से आ ही गया, राइट।
ये जो लोकस है इसमें वाई एक्सिस तो समावेश हो ही गया उसका। ये जो जीरो करने पर चीज मिल रही है, अगर एफ जीरो नहीं हुआ तो ये जो भी चीज है वो एक लाइन की इक्वेशन बनेगी जिसमें कि जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो दिस विल नॉट बी, आई मीन इस लोकस में फिर वाई एक्सिस के अलावा भी पॉइंट्स आ जाएंगे अगर एफ जीरो नहीं हुआ, राइट। एफ को जीरो होना पड़ेगा और एच को जीरो होना पड़ेगा, तभी ये जो लोकस है केवल और केवल वाई एक्सिस रह जाएगा। सो इन पर्टिकुलर एफ इज जीरो, वो चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ पर बोल दे रहा हूँ। तो हमें यही करना था, एफ जी और सी तीनों को जीरो दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। सिमिलरली केस 2.2, दिस लाइन इज द एक्स एक्सिस, दिस इज सिमिलर टू दी अबव, तो वो हम एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ देंगे। केस 2.3, दिस इज नीदर द एक्स एक्सिस नॉर द वाई एक्सिस। तो वो लाइन कुछ ऐसी दिखेगी, टिल्टेड सी होगी। ओके अब यहाँ पे भी हमें थोड़े फर्दर केसेस बनाने पड़ जाएंगे। तो सपोज b इज नॉन ज़ीरो, अगर b नॉन ज़ीरो है तो हम बात ख़त्म कर देंगे, फिर उसी तरीके से अगर a नॉन ज़ीरो है तो हम बात ख़त्म कर देंगे, एटसेट्रा। देखते हैं। तो सपोज b इज़ नॉन ज़ीरो, तो हमारा जो डिफाइनिंग इक्वेशन है, अगर हम उसमें टर्म्स कलेक्ट करें तो लिख ही देता हूँ पूरी चीज़। नोट दैट c इज़ ज़ीरो। मैं जल्दी से आर्ग्यू कर देता हूँ कि c ज़ीरो है। c ज़ीरो क्यों है? क्योंकि ये जो लोकस है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन इतनी चीज़ को तो किल कर ही दे रहा है, देयरफॉर c इज़ ज़ीरो, तो वो लिखूंगा ही नहीं मैं। सो दिस इज आवर डिफाइनिंग लोकस। सी की जो जीरोनेस है वो मतलब ट्रिवियल थी, वो हम पहले भी बोल सकते थे ये बात। तो ठीक है, सी जीरो है। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर, इसको वाई में क्वाड्रेटिक की तरह हम सोचेंगे। तो अगर उसमें कलेक्ट किया जाए तो दिस इज बी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच एक्स प्लस जी टाइम्स वाई प्लस दिस इज जीरो। और मैं हाईलाइट कर देता हूँ सो एज टू एम्फेसाइज कि हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वाई की तरह से सोच रहे हैं, जो लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर वाई की जगह पे हम, अच्छा मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, होल्ड दैट थॉट। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोकस है वो ये लाइन है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो प्रिसाइसली ये लाइन है। तो y की कोई भी वैल्यू फिक्स करने पर x की एग्जैक्टली एक वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये लाइन टिल्टेड है। हम पहले ही वो सारे केसेस से डील कर चुके हैं जब वो लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल थी। क्योंकि ये लाइन वर्टिकल नहीं है, कोई भी वैल्यू मैं x की चूज़ करूँ y की एग्जैक्टली एक ही वैल्यू आएगी, या कोई भी वैल्यू मैं y की चूज़ करूँ x की एग्जैक्टली एक ही वैल्यू आएगी। अभी मैं ये यूज़ करूँगा कि कोई भी वैल्यू मैं x की चूज़ करूँ y की एग्जैक्टली एक ही वैल्यू आएगी। पर क्योंकि ये जो अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक इन y की तरह सोचूं तो मुझे पहले ही पता है कि फॉर अ चोजन वैल्यू ऑफ x व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y। फॉर अ चोजन वैल्यू ऑफ x y की क्या वैल्यूज हैं? y की वैल्यूज हैं व्हाटएवर, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो। डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो फॉर ऑल x, क्योंकि हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है फॉर एनी गिवन x, फिक्स एन x। इस क्वाड्रेटिक का यूनिक सोल्यूशन है, और ये क्वाड्रेटिक ही है क्योंकि b नॉन जीरो हमने माना है। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो। Discriminant is 0 for all x, that is this is 0 for all x। पर अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, या जो भी, 4 को तो मैंने कैंसिल कर दिया। सो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज 0 फॉर ऑल एक्स। ये चीज़ है, दिस इज 0 फॉर ऑल एक्स, यानी कि ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, राइट। अनलेस की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, विच आई डोंट थिंक की है। ठीक है, सो 10 एच स्क्वायर माइनस ए बी ज़ीरो, विच इज़ ठीक है, विच इज़ करेक्ट, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमें बस एफ जी और सी को ज़ीरो दिखाना था। सी हम ज़ीरो दिखा ही चुके हैं, हमें एफ और जी को ज़ीरो दिखाना है। एंड जी स्क्वायर इज ज़ीरो, सो इससे जी तो ज़ीरो आ गया।
क्योंकि जी स्क्वायर इज 0, जी 0 आ गया। ओके, फिर इस चीज़ को अगर हम यूज़ यहाँ पे करें तो एफ टाइम्स बी 0 आ जाएगा, राइट। एफ टाइम्स बी 0 पर बी को हमने नॉन 0 माना है तो एफ बी 0 आ गया। सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर आई होप रीजनिंग समझ में आई। तो अगर बी नॉन 0 है देन वी आर डन, इस रीजनिंग से वी आर डन। सिमिलरली इफ ए इज नॉन 0 देन ऑल्सो वी आर डन। सो नाउ सपोज ए एंड बी आर बोथ 0, क्योंकि अब वही केस बचा है। सी तो 0 है, ये हम जानते ही हैं। सो जो डिफाइनिंग इक्वेशन है वो हो जाएगी 2hxy प्लस 2fx प्लस 2gy इज 0। दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन, और हमें ये भी पता है दिस इज अ लाइन, दिस इज जस्ट वन सिंगल लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सो अब हमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का कुछ लेकर के आना है। मान लेते हैं वो लाइन है y इक्वल्स एम एक्स। अगर वो लाइन है y इक्वल्स एम एक्स देन वेर m इज नॉन 0, क्योंकि वो लाइन वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, तो m 0 भी नहीं है और इन्फिनिट भी नहीं है। दिस इज 0 फॉर ऑल x। तो ये x में क्वाड्रेटिक की तरह हम सोच सकते हैं। तो 2hm x स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x। पर फिर क्या होगा कि 2hm को 0 होना पड़ेगा, यानी hm को 0 होना पड़ेगा, पर m तो 0 है नहीं, तो h को 0 होना पड़ेगा। पर फिर a b और h तीनों ही 0 हो गए, a और b तो 0 माना ही था, h भी 0 हो गया, पर वो अजम्पशन में ही है, शुरू में ही हमने अज्यूम किया था कि a b और h तीनों 0 नहीं है। सो वी आर डन, ठीक है। तो थोड़ा लंबा प्रूफ था, मे बी देयर इज़ अ शॉर्टर वे ऑफ डूइंग इट, पर एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं किया क्या एग्जैक्टली। हमें करना था कि क्या कहते हैं, हमें बस इतना दिखाना था, अज्यूमिंग कि ये जो लोकस है वो एक पेयर ऑफ लाइंस है, या तो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस या एक पेयर या रिपीटेड लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। ये मानते हुए हम बस ये दिखाना चाहते हैं एफ जी और सी तीनों की तीनों 0 है, क्योंकि उसके बाद हम क्लासिफिकेशन थ्योरम जो हमने पहले प्रूव किया था वो यूज़ कर सकते हैं। तो जब वो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस था वो आर्ग्यूमेंट तो काफ़ी क्लीन था। जब वो सेम ही लाइन है यानी रिपीटेड लाइन है, एक सिंगल लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन रिपीटेड है, तो उसमें फिर हमने फर्दर इस चीज़ को 3 केस में बांटा। एक केस जब वो लाइन वाई एक्सिस ही है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट इज़ फेयरली क्लीन। दूसरा केस जब वो एक्स एक्सिस ही है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट इज़ सिमिलरली क्लीन। पर जो तीसरा केस है कि ना वो एक्स एक्सिस है ना वो वाई एक्सिस है, तो पहले हमने कहा कि अगर बी नॉन 0 हो जाए तो हम आर्ग्यू कर देंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम एक क्वाड्रेटिक इन वाई की तरह सोचेंगे। और ये क्वाड्रेटिक इन वाई में हम क्या मतलब, हमारा जो मेन हुक है वो ये है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए एग्जैक्टली एक वैल्यू मिलती है y की। तो एक बार x की वैल्यू फिक्स कर दे तो इस क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट है। क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो हमने वो डिस्क्रिमिनेंट 0 लिख दिया, पर ये डिस्क्रिमिनेंट हर x के लिए 0 है। और उससे फिर x में मतलब बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन x, दिस इज वैनिशिंग फॉर ऑल x, तो उससे फिर हमारा काम हो गया, क्योंकि ये तीनों ही फिर चीज़ें 0 होनी पड़ेंगी एटसेट्रा। तो अगर b नॉन 0 है देन वी आर डन। सिमिलरली अगर a नॉन 0 है, सेम आर्ग्यूमेंट से वी आर डन। अगर a और b दोनों 0 हैं देन वॉट एवर दैट लाइन बी, अगर वो लाइन y इक्वल्स एम एक्स है, तो उससे हमें मिल जाएगा कि ये जो इक्वेशन है दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। और फिर वही बात, इससे फिर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 होना पड़ेगा, पर उससे हमारा h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि m तो 0 नहीं है। दैट इज़ दी होल आर्ग्यूमेंट। इसे खुद से करें, वापस से दोहरा करके खुद से करें। एक बार मेन आइडियाज़ अगर देख लिए तो उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, फ़ायदा होगा। ऑलराइट, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.